दोस्तों परसों आरआरबी जेई की आंसर की आ गई थी और आई होप आप सभी ने अपने अपने मार्क्स देख लिए होंगे। परसों से मेरे को बस मैसेज ही मैसेज आ रहे हैं कि सर मेरा ये वाला जोन है, ये वाली कैटेगरी है, इतने मार्क्स बन रहे हैं, क्या मैं प्रिपेयर करूं सीबीटी 2 के लिए। और आपने कोई जगह नहीं छोड़ी, आप मेरे को मेल भी कर रहे हो, आप मेरे को पर्सनल इंस्टाग्राम पे भी मैसेज भेज रहे हो, आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज भी भेज रहे हो, और आप मेरी जो आईडी है इंस्टाग्राम की जो आपके लिए मैंने बनाई हुई है उसके ऊपर भी मैसेज कर रहे हो। और मैं आप सभी को बता दूं कि कट ऑफ बताना इतना आसान नहीं है आरआरबी जेई की। क्यों नहीं है वो सब चीजें इसके अंदर पता चलेंगी आपको। चाहता तो मैं भी परसों ही कट ऑफ की वीडियो बना देता और अच्छे व्यूज भी आते हैं उसमें, जैसे ऑलरेडी आपने कई सारी वीडियोस देख ली होंगी। पर मैं इसके ऊपर टाइम ले रहा था क्योंकि मेरे को चीजें और अच्छे से आपको बतानी थी। और इस वीडियो को जब लास्ट तक देखोगे तो आप समझ जाओगे कि मैं किन चीजों की बात कर रहा हूँ। इस वीडियो के ऊपर मैंने काफी मेहनत करी है, 3 से 4 घंटे से इस वीडियो पे लगा हुआ था किस तरह से आपको चीजें अच्छे से बताई जाए। ठीक है, उन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे और देखना कि ये वीडियो आपको बाकी वीडियो जैसी नहीं लगेगी, तो बाद में मेरे को कमेंट करके रिव्यू जरूर देना। क्लियर। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, हम सभी को पता है कि ग्रुप डी की 32,000 वैकेंसी आने वाली है। इसके लिए 2 नोटिस अभी थोड़े दिन पहले ही वायरल हुए थे। अच्छी खासी वैकेंसीज है। हाँ, प्रीवियस ईयर जो वैकेंसीज आई थी 1 लाख प्लस थी, उसके कंपेरिजन में बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन आप अगर तैयारी करोगे तो आपको एक पोस्ट चाहिए, आप एक पोस्ट के लिए आपको लड़ना है, तो 32,000 वैकेंसीज है। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारी जो इजी शिफ्ट कौन सी रही, डिफिकल्ट शिफ्ट कौन सी रही, शिफ्ट के एवरेज मार्क्स कितने बन रहे हैं, और नॉर्मलाइजेशन जो है आपका शिफ्ट में कितना कितना हो सकता है। क्लियर हुआ। चलो, अगर हम देखें तो सबसे जो एवरेज मार्क्स कम बन रहे हैं वो किसके बन रहे हैं, 17 तारीख को जो दूसरी शिफ्ट थी, सॉरी तीसरी शिफ्ट है, उसके अंदर सबसे कम एवरेज मार्क्स बन रहे हैं। अब सबसे कम एवरेज मार्क्स बनने का मतलब है यही वाली शिफ्ट जो है वो सबसे डिफिकल्ट रही थी। ठीक है। और जो 16 तारीख की पहली शिफ्ट है, पहली शिफ्ट जिस दिन बच्चे पेपर देकर आए थे और ये हल्ला मचा था कि हाँ पेपर इजी आया है, मैंने भी वीडियो बनाई थी, पेपर इजी आ रहा है, मैंने भी आपको बताया था। ठीक है, तो वही शिफ्ट सबसे इजी रही, उसके बाद शिफ्ट का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया। क्लियर। तो सबसे इजी शिफ्ट रही 16 तारीख की पहली शिफ्ट, और 17 तारीख की तीसरी शिफ्ट जो रही आपकी सबसे डिफिकल्ट रही। इसका एवरेज बन रहा है 53 और इसका एवरेज बन रहा है 44। बाकी आप अपनी अपनी शिफ्ट के यहाँ पे एवरेज मार्क्स देख सकते हैं। इतने इतने बच्चों ने चेक करा है, ये डेटा रैंक मित्रा का डेटा है, ये इतने इतने बच्चों ने चेक करा है और इतने बच्चों ने चेक करा है, तो एवरेज वही निकल के आएगी मोर और लेस। अगर इस पे इतने बच्चे चेक कर रहे हैं 10,000 या 50,000, एवरेज इतनी बन के आएगी। तो इससे पता चल गया कौन सी शिफ्ट डिफिकल्ट थी, कौन सी शिफ्ट जो है मुश्किल थी, और एवरेज मार्क्स हमने देख ली। अब आपको मैं एक अंदाजा दे देता हूं कि आपके नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। एग्जैक्ट उतने नहीं होंगे, पर एक हमको आइडिया हो जाएगा। क्या होगा, जिस शिफ्ट के देखो इजी, जो सबसे इजी शिफ्ट है इसमें 53 मार्क्स बन रहे हैं अप्रोक्स, और जो सबसे मुश्किल शिफ्ट है उसके अंदर 44 मार्क्स बन रहे हैं। तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, इनका डिफरेंस हो गया 9। तो इस वाली शिफ्ट के अंदर अप्रोक्स अप्रोक्स 9 के आसपास मार्क्स बढ़ सकते हैं। किसी के 7 भी बढ़ेंगे, किसी के 8 भी, किसी के भी 10 भी, लेकिन 9 के आसपास रहेगा। ठीक है, तो ये आप अपनी अपनी शिफ्ट का भी यहाँ से निकाल सकते हैं। ये एक मतलब मोटा मोटा आइडिया है कि कितने मार्क्स आपके बढ़ेंगे। मान लो इस वाली शिफ्ट के हमें पता करने हैं कि 17 तारीख की जो दूसरी शिफ्ट है इसके अंदर कितने मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि ये जो है सेकंड डिफिकल्ट शिफ्ट रही है। इसके अंदर आप देखोगे इनका गैप कितना है, लगभग 8 मार्क्स का। तो यहाँ पर अगर किसी बच्चे के 45 मार्क्स आ रहे हैं तो उसको 53 मार्क्स बनाने के लिए 8 नंबर बढ़ा दिए जाएंगे, तो 8 के आसपास आपके मार्क्स बढ़ेंगे। इससे क्या होगा, जो इजी शिफ्ट है सब उसके बराबर पहुंच जाएंगे कि नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लेना कि आपकी शिफ्ट के अंदर ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली कितने कितने मार्क्स इंक्रीज होने। आई होप ये स्लाइड आपको अच्छे से समझ आती होगी। इसके आगे की स्लाइड में इसका काम होगा, तभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कि आप अपने नॉर्मलाइज मार्क्स यहाँ से कैलकुलेट कर लेना। चलो, अब देखो आरआरबी जेई की कट ऑफ जब आप डिसाइड करोगे ना, कोई भी बनाएगा तो उसके अंदर बहुत सारी डिफिकल्टी आएंगी और एट द एंड कट ऑफ बन ही नहीं पाएगी। ठीक है, क्यों, उन सारी चीजों के फैक्टर मैंने यहाँ पे लिखे हुए। और उससे पहले आपको बता दूं कि ये एनालिसिस जो है कट ऑफ का, ये एसएससी में इजी क्यों होता है। इजी होता है ये एसएससी के अंदर, क्यों, क्योंकि एसएससी में आप देखोगे वहां पर एक तो जोन वाइज कट ऑफ नहीं रहती है, ऑल इंडिया की एक ही कट ऑफ आती है। दूसरा, वहां पे पोस्ट वाइज कट ऑफ नहीं रहती है, सीबीटी 1 में, सीबीटी 2 में पोस्ट वाइज रहती है। ठीक है, सीबीटी 1 के अंदर कोई पोस्ट वाइज कट ऑफ नहीं रहती है। तीसरी चीज, अगर आप देखोगे वहां पर कोई ब्रांच नहीं होती है, यहाँ पर अलग अलग ब्रांच है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, अलग अलग ब्रांचेज है। ठीक है, उसके हिसाब से नहीं देखना पड़ता वहां पे। चौथी चीज, वहां पे हर साल जो है एग्जाम हो रहे हैं, हर साल हमारे पास डेटा है जिसको हम एनालाइज करके आगे की चीजें प्लान कर सकते हैं कि इस साल क्या कट ऑफ जाएगी। एक हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल पाते हैं वहां पे। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से क्या होता है, हमें वहां पे पता है कि अनरिजर्व के बच्चे कितने पास हुए हैं, ओबीसी के बच्चे कितने पास हुए हैं, एससी के कितने पास हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर के 2-3 साल के पेपर देख के मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल के हम पता कर लेते हैं कि इस बार इतने नंबर से ऊपर इतने बच्चे होंगे तो कट ऑफ इसके आसपास जाएगी, रैंक मित्रा के डाटा का यूज करके, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छे खासा डाटा आता है। इस वजह से एसएससी का कट ऑफ एनालिसिस बहुत ईजी हो जाता है और हर कोई इजिली कर सकता है, आप खुद भी कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कट ऑफ किसके आसपास जाएगी। लेकिन रेलवे के अंदर ये चीज बहुत मुश्किल है, और खासकर आरआरबी जेई के अंदर। आरआरबी जेई में पहली चीज जोन वाइज कट ऑफ जाएगी, 17-18 जोन है, सबकी कट ऑफ अलग अलग जाती है। दूसरी चीज, पोस्ट वाइज कट ऑफ जाएगी। अब उसके अंदर अलग अलग पोस्ट है, वर्कशॉप हो गई, प्रोडक्शन यूनिट हो गई, सीएनडब्ल्यू हो गई, टीआरडी हो गई, टीआरएस हो गई, जनरल सर्विस हो गई, सीएमएस हो गई। ठीक है, इस तरह से हर पोस्ट की कट ऑफ अलग जाएगी।
पहले तो हर जोन की हो गई 17-18 जोन, फिर हर जोन के अंदर 17-18 से ज्यादा, मतलब कितनी पोस्ट के लिए आया था, लगभग 30-32 पोस्ट के लिए आया था, उतनी पोस्ट की कट ऑफ अलग जाएगी। उसके बाद फिर ब्रांच वाइज कट ऑफ, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की तो लगभग एक ही बनती है, और सिविल की अलग बनेगी, सीएमए की अलग बनेगी, डीएमएस की अलग बनेगी, फिर ब्रांच वाइज हो जाएंगी चीजें। उसके बाद इसके अंदर कोई प्रीवियस ट्रेंड नहीं है, हमें नहीं पता कि पिछले साल इसमें कितनी कट ऑफ गई थी। 2019 में पेपर हुआ था, 19 से और अब 24, 5 साल से ज्यादा हो गया, तो हम प्रीवियस ईयर का ट्रेंड भी हमारे पास नहीं है। और ना ही प्रीवियस रिजल्ट के अंदर इन्होंने ये दिया था कि कितने जनरल के बच्चे पास कर रहे हैं, कितने ओबीसी के कर रहे हैं, कितने एससी एसटी के कर रहे हैं। अगर ये भी पता होता तो वहां से एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारे पास आ जाता, और वहां से हम पता कर पाते कि हाँ लगभग इतने के आसपास बच्चे इस बार जो है क्लियर करेंगे। और रैंक मित्रा ने एक डाटा जो दिया है, उस डाटा के बेस पे हम देख पाते कि इसके आसपास से बच्चे हमें इतने मिल गए, तो कट ऑफ इतने के आसपास जाएगी। और रैंक मित्रा ने भी वो डाटा ऐसे ही नहीं दिया, मैं उसके लिए भी बताऊंगा अभी कैसे डाटा आया है वो, ठीक है। चलो, बाकी भी बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर करा जाएगा, तभी कट ऑफ पता करी जा सकती है, और वो कट ऑफ नहीं पता कर सकते हम, क्योंकि इतना डेटा नहीं है। हर चीज को जब डिवाइड करते चले जाएंगे तो बहुत बड़ा डेटा भी होगा ना। अगर 1 लाख बच्चों का डेटा भी है ना, जब वो डिवाइड होता रहेगा ना, पहले जोन वाइज डिवाइड होगा 17-18 जोन में, फिर ब्रांच वाइज डिवाइड होगा, फिर पोस्ट वाइज डिवाइड होगा, ऐसे करते करते लास्ट में आके हर एक पर्टिकुलर चीज के लिए बहुत कम बच्चे बच जाएंगे, और उनके बेस पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कट ऑफ का अंदाजा लगाना। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे कि आरआरबी जेईई की कट ऑफ कोई भी क्यों नहीं बता सकता। सब जो है गैस वर्क कर रहे हैं, सबको पता है कि इस चीज के ऊपर व्यूज आते हैं, सब गैस वर्क करने में लगे हुए हैं। और खासकर जो कोचिंग सेंटर्स है उनको अपना कोर्स बेचना है, तो वो तो आपको कट ऑफ कम बताकर लेंगे, ठीक है। मैंने बहुत सारे देखा कोचिंग सेंटर के अलग अलग टीचर अलग अलग कट ऑफ बता रहे हैं। एक टीचर आएगा वो कट ऑफ बताएगा, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा टीचर आएगा वो कट ऑफ बताएगा। व्यूज आ रहे हैं, बच्चे कोर्स खरीदेंगे। क्लियर हुआ आपको, ये चीज समझ आई अच्छे से। चलो, अब देखो इसके अंदर जो, हाँ, ये चीज मैंने अभी आपको बोला ना कि रैंक मित्रा ने जो डेटा दिया है ना, आपका जोन वाइज डाटा दिया है उसने, और आपका पोस्ट वाइज डेटा भी दिया है। आपने देखा होगा कल रात को, परसों की आई थी, लेकिन डेटा कल रात को आया है। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने कल सुबह इनको मैसेज किया, मतलब ईमेल किया। यहाँ पे आप देखोगे रविपाल मेरा ही नाम है, ठीक है। मैंने इनको मैसेज किया कि, और मैंने एक आरआरबी जेईई एस्पिरेंट बन के मैसेज किया कि सर आपका एनालिसिस अच्छा होता है, इससे हम कट ऑफ का एनालिसिस पता कर पाते हैं अच्छे से, प्लीज हमको जोन वाइज भी कट ऑफ बता दीजिए, क्योंकि उनका जो डाटा होता है वो मोस्टली सीजीएल के हिसाब से दे दिया था उन्होंने। और इसके अंदर मेन क्या है कि आपको जोन वाइज कट ऑफ पता होगी, तभी आप थोड़ा अच्छे से पता कर पाओगे कि कहां पर आप कंपटीशन में स्टैंड कर रहे हो, जोन वाइज भी और पोस्ट वाइज भी। तो मैंने इनको मैसेज किया और इन्होंने कहा कि ये अवेलेबल हो जाएगी टू नाइट, मतलब आज रात, मतलब कल रात, ठीक है। और मैंने इसके लिए इनको कॉल करके इनसे बात भी की थी। उस टाइम मैंने इनको बताया कि सर मेरा ऐसे चैनल है और मेरे से बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं, उनको मुझे गाइड करना है, प्लीज ये डेटा जो है आप एक बार रिलीज कर दीजिए। उसके बाद उन्होंने उस डेटा को रिलीज करा है, और उसके बेस पे बहुत सारी चीजें हम जो है देख पाए। तो रैंक मित्रा का डेटा जो एनालिसिस करने के बाद पता चला कि बहुत मुश्किल है कट ऑफ का प्रेडिक्शन करना। क्यों, देखो दिखाता हूं आपको। अगर आप देखोगे यहाँ पे, मैंने मुंबई का डेटा जो है थोड़ा सा प्रेडिक्ट किया है, ये मुंबई के लिए कैलकुलेशन करी है सब जो भी चीजें। और इस तरह से अगर हर जोन के लिए करूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये देखो पूरा इसी में लगा हुआ था मैं, ठीक है, सुबह से 2-3 घंटे से। तो मुंबई की अगर मैं बात करूं, तो मुंबई के अंदर अगर आप देखोगे तो देखो क्या हो रहा है। मुंबई के अंदर हमारी वैकेंसीज कितनी आई है, हाँ, लगभग 1377 वैकेंसी इसके अंदर आई हुई है। और 2018 में कितनी वैकेंसीज थी, 1544 वैकेंसीज थी, ठीक है, 7317। और इसके अंदर भी अगर मैं और डीप में जाऊंगा, अगर जैसे मैं सिविल का डेटा को एनालाइज कर रहा हूँ, तो सिविल के अंदर टोटल वैकेंसीज आई है 548। 2019 में 625 वैकेंसीज थी, सब मैंने कैलकुलेट करा है, ठीक है, कैलकुलेटर लेके सारी चीजें। 548 के अंदर भी अनरिजर्व की वैकेंसीज है 217, एससी की 86, एसटी की 31, ओबीसी की 152 और ईडब्ल्यूएस की 61। तो ये इस तरह से सबकी कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसीज है यहाँ पर। अब देखो अगर हमको, और इसके अंदर जो इनका डाटा आया है ना, ये अब देखोगे ये वाला डेटा, ये रैंक मित्रा का डाटा है। रैंक मित्रा का डाटा, अगर हम जाएंगे मुंबई के ऊपर जाते हैं, मुंबई का मैंने खोला हुआ है शायद, देखो मुंबई का खोला हुआ है। इसके अंदर इन्होंने देखो हर चीज का डाटा दिया हुआ है। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर सीएमए का भी दिया हुआ है, ठीक है। मतलब इन्होंने जब फिल करवाई, आपने यूआरएल डाला होगा इसके अंदर, तो उन्होंने आपकी पूछी होगी कि ब्रांच कौन सी है। उसके अंदर 6 ब्रांच थी, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएमए, और उन्होंने सीएमएस भी डाल रखी थी। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने दे दिया कि सीएमए के बच्चे 1093 है, उनका डेटा बता दिया कि 95 से ऊपर कितने बच्चे हैं, 90 से ऊपर कितने बच्चे, 85 से ऊपर कितने बच्चे हैं। फिर इसके बाद इन्होंने दे दिया इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के बाद इन्होंने दे दिया इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद इन्होंने दे दिया मैकेनिकल का। अब इनको ये तो पता नहीं था, क्योंकि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स की एक ही कट ऑफ जाती है, लगभग सब पोस्ट में सब एलिजिबल होती है। पर इन्होंने जो किया, अपने हिसाब से ब्रांच पूछी और उसके हिसाब से जो कंप्यूटर का डेटा आया वो यहाँ पे हमको दे दिया। अब यहाँ पर आप हर ब्रांच के लिए कैसे पता करोगे, बताओ। अब मैंने कोशिश करी कि मुंबई जो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है और इलेक्ट्रॉनिक्स है, तीनों की कट ऑफ जो है लगभग लगभग सेम जाएगी। ये चीज आप यहाँ से समझो, ठीक है। देखो ये चीज,
ठीक है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है। अगर आप खोलोगे इसको आपको साइट पे मिल जाएगी। 1 से लेकर 14 तक जो वैकेंसीज थी प्रीवियस 2019 में सिविल की वैकेंसीज थी, 15 से 14 तक वैकेंसीज थी मैकेनिकल की, 42 से लेकर 55 तक थी इलेक्ट्रिकल की, 56 से लेकर 65 तक थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, 67 और 66 स्टोर्स की थी, 68 सीएमए की थी और 69 सीएमए की थी। इस तरह से पोस्ट थी। अब इसके अंदर आप देखोगे सिविल की कट ऑफ तो अलग जाती है बिल्कुल, इसलिए मैं सिविल का पहले एनालिसिस कर रहा था। उसके अलावा आप देखोगे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और एसएनटी, इनकी कट ऑफ लगभग एक ही जाएगी। क्यों? क्योंकि जो बच्चा मैकेनिकल पे एलिजिबल है, वो जो बच्चा मैकेनिकल की पोस्ट के लिए एलिजिबल है, उस फॉर्म को इलेक्ट्रिकल वाले भी, मतलब उस पोस्ट पे इलेक्ट्रिकल वाले भी एलिजिबल है और ये भी इलेक्ट्रिकल एसएनटी वाले भी एलिजिबल है। जो बच्चा इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, उस पर मैकेनिकल वाले भी एलिजिबल है और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल है। और जो एसएनटी के ऊपर है, उसके ऊपर सिर्फ इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल है और एसएनटी वाले, मैकेनिकल वाले नहीं। तो एक तरह से हम देखेंगे मोटा मोटा जो जाएगी ना कट ऑफ, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की सारी पोस्ट में एक दूसरे में एलिजिबल होते हैं, तो इन्हीं के बेस पे कट ऑफ आपकी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की डिसाइड होगी। एसएनटी के अंदर इलेक्ट्रिकल और एसएनटी वाले एलिजिबल होते हैं, लेकिन इसकी कट ऑफ जो है इनके कंपैरिजन में कम ही ज्यादा जाएगी। तो हम इन्हीं को लेके चलेंगे कट ऑफ डिसाइड करने के लिए, क्योंकि इनकी कट ऑफ जो है कम जाएगी। क्लियर? मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की कॉमन कट ऑफ लेके चलेंगे। तो उस चीज के लिए मैंने जब इनका डेटा को फाइंड किया इस तरह से, जब मैंने यहाँ पे पता किया कि मैकेनिकल के अंदर कितने बच्चे, पहले सिविल का देखते हैं, ठीक है, सिविल के अंदर, सिविल इसके अंदर 8,373 बच्चों ने जो है यहाँ पर अप्लाई किया था। और मैंने जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर वगैरह लगा करके, जैसे एसएससी के अंदर जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगते हैं, उसी के हिसाब से क्या होता है ना कि अनरिजर्व के बच्चे कम सिलेक्ट होते हैं जितनी वैकेंसी, मतलब ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि ओबीसी के बच्चे जो है अगर उनके मार्क्स जनरल की कट ऑफ से ज्यादा है तो वो अनरिजर्व में सिलेक्शन ले लेते हैं। इसी तरह ईडब्ल्यूएस के बच्चे भी अनरिजर्व में आ जाते हैं। अब उससे क्या होता है, अनरिजर्व की सीटें कम होती जाती हैं, क्योंकि उन सीटों को ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी अनरिजर्व में सिलेक्शन लेके कम कर दे रहे हैं। तो ओबीसी के बच्चे ज्यादा सिलेक्ट होते हैं, ईडब्ल्यूएस के बच्चे ज्यादा सिलेक्ट होते हैं, इसलिए वहां से एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकलता है, जिससे हम पता कर पाते हैं कि कितने बच्चे इस बार ओबीसी के जाएंगे, कितने ईडब्ल्यूएस के, एसएससी में जो होता है, रेलवे में नहीं, ठीक है। तो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है वो जनरल का कम होता है, ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का ज्यादा होता है, एससी एसटी का भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो उसके बेस पे ही मैंने जो एसएससी का मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगभग जो चलता है 2022-2023 के अकॉर्डिंग देखते हुए, मैंने उसके बेस पे सारी चीजें निकाल करके जो कट ऑफ निकाली सिविल की और उसी तरह से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, बहुत मुश्किल चीज है। क्लियर? और ये सिर्फ मैंने मुंबई के लिए करा है अभी, और इसी में लगा हुआ था 2-3 घंटे से, बहुत मुश्किल चीज है, आप समझ नहीं पाओगे। पर जो मैं अपना एनालिसिस करके जो मैंने पता करा है ना, जो आपकी कट ऑफ जा सकती है वो लगभग लगभग इसके आसपास जाएगी। सिविल की 55, ओबीसी 51, ईडब्ल्यूएस 50, एससी पर 42 और एसटी 40, ठीक है। और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की लगभग इसके आसपास कट ऑफ जाएगी। अब ये मार्क्स कौन से हैं? नॉर्मलाइज मार्क्स है, नॉर्मलाइज मार्क्स, रो मार्क्स नहीं। अब आपको ये नहीं लगना चाहिए कि इतनी हाई कट ऑफ कैसे जाएगी, ये नॉर्मलाइज मार्क्स है 66। अब देखो, अगर आपकी डिफिकल्ट शिफ्ट आ रही है, मान लो आपकी शिफ्ट कौन सी थी, ये वाली शिफ्ट है आपकी सबसे डिफिकल्ट वाली, तो इस शिफ्ट में आपके कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं? लगभग लगभग 9 नंबर बढ़ रहे हैं। अब 9 नंबर बढ़ रहे हैं, आप यहाँ पर जब देखोगे 9 नंबर बढ़ रहे हैं। अब अगर मान लो आपको 66 मार्क्स चाहिए, तो मोस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट अगर आपकी रही होगी तो 9 नंबर बढ़ेंगे, मतलब 9 कम कर लो। अगर यहाँ पे 57 भी होंगे ना आपके मोस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट के अंदर, तो भी आप 66 तक पहुंच सकते हो और आपकी कोई ना कोई पोस्ट क्लियर हो सकती है, ठीक है। ये जो डाटा बताया मैंने, एक पोस्ट जो सबसे कम कट ऑफ जाएगी उसके लिए बताया है, और जरूरी नहीं है कि आप सबसे कम वाली पोस्ट के लिए कट ऑफ क्लियर कर रहे हो तो सारी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। मैंने ये चीज अच्छे से समझाई है, जिस पोस्ट की आप कट ऑफ को क्लियर करोगे उसी पोस्ट के लिए आप सीबीटी 2 के अंदर एलिजिबल रहोगे। क्लियर हुआ? चलो, ये नॉर्मलाइज स्कोर है, सारी चीजें मैंने बता दी। मिनिमम पोस्ट कट ऑफ है, मतलब सबसे कम पोस्ट की कट ऑफ कितनी जा सकती है, हाई नहीं है, मैंने इसका रियल डाटा आपको दिखाया। और ऐसा नहीं है कि इतने के आसपास बच्चे स्कोर नहीं कर रहे हैं, रो स्कोर इतने के आसपास कर रहे हैं, नॉर्मलाइज तो और बढ़ जाएगा। ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि मैंने खुद अपना जो है डेटा फिल करवाया था। मैंने एक गूगल फॉर्म आपसे फिल करवाया था टेलीग्राम के ऊपर, उसका अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया, और उसी के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो, सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट कौन सी थी? सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट थी 17 तारीख की, थर्ड शिफ्ट थी आई थिंक, है ना। एक बार देख लेते हैं, 17 तारीख की थर्ड शिफ्ट जो थी वो सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट थी। इसी का देखते हैं, देखो कितने डिफिकल्ट होने के बावजूद भी बच्चे कितना इसके अंदर स्कोर कर रहे हैं इजिली। देखो, 17 तारीख की थर्ड शिफ्ट, 17 तारीख की थर्ड शिफ्ट पे जाते हैं हम जल्दी से। फर्स्ट, सेकंड, यहाँ से आप देखना, ये आएगी थर्ड शिफ्ट, ये आ गई, ठीक है। इसके अंदर भी देखो 17 तारीख की थर्ड शिफ्ट के अंदर भी जो बच्चे कितना कितना स्कोर कर रहे हैं, ये देखो 69, 66, 67, 85 रो स्कोर है ये, ठीक है। नॉर्मलाइज स्कोर नहीं है, रो स्कोर भी बच्चे इतना ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे इतना इतना स्कोर नहीं करें, आपकी कम कम रह गया स्कोर तो आपकी पढ़ाई में भी अच्छी ना हुई हो, लेकिन बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं, कट ऑफ जाएगी इतनी जितनी मैंने बताई है, इसके आसपास रहेगी। एग्जैक्ट नहीं है, एक तरह से स्कोर मान के चल सकते हो आप, सेफ स्कोर जो डिसाइड करने के लिए आपको होगा कि आप सीबीटी 2 की प्रिपरेशन करें या नहीं। क्लियर हुआ? आई होप जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो आपको अच्छे से समझ आई होंगी। इसके अंदर मैंने काफी देर टाइम लगाकर इस चीजों को, सारी चीजों को एनालाइज करा, ठीक है। अब जो कंक्लूजन हमारा निकल के आता है, ये देख लेना एक बार, इसको अच्छे से समझ लेना। इसका पूरा कंपाइलेशन है,
ये हर जोन की पीडीएफ का, मतलब हर जोन की कट ऑफ का 2019 वाली, ये मैंने आपको दिया हुआ है टेलीग्राम पे, और इसका कैसे यूज करना है अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे मैंने अभी जो कट ऑफ बताई है आपको मुंबई के लिए, मैंने जब एनालाइज किया प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, प्रीवियस ईयर के आसपास ही वो कट ऑफ रह रही है, थोड़ी बहुत उससे ऊपर ही रह रही है। तो आपको क्या करना है, आपको हर जोन के लिए, जिस भी जोन से आपने फॉर्म फिल किया है, जोन सी भी पोस्ट के लिए आपको देखना है, आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ उठानी है, क्योंकि हर हर जोन के लिए बताना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम जाएगा उसके अंदर। तो मैं अकेला हूं यहाँ पर, मेरी कोई टीम नहीं है जो मेरे लिए आधा काम कर देगी। ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ निकालनी है, मैंने पूरी की पूरी टेलीग्राम पे इसका कंपाइलेशन दिया हुआ है। अपने जोन की निकालो, मान लो अजमेर है, अजमेर की निकालो, और वहां पर देखो हर पोस्ट की कट ऑफ, अनरिजर्व की कितनी गई है, ओबीसी की कितनी गई है, उस कट ऑफ से मिनिमम कट ऑफ देखनी है। ठीक है, मैक्सिमम नहीं, जैसे कि मान लो 1 से 14 तक सिविल है, सिविल में अनरिजर्व की मिनिमम कितनी गई है, 51। ठीक है, तो आपको मिनिमम कट ऑफ देखनी है, और जितनी मिनिमम कट ऑफ है उससे 4 या 5 मार्क्स तक अगर आपके ज्यादा आ रहे हैं, नॉर्मलाइज्ड स्कोर, वो स्कोर नहीं, समझना ध्यान को, नॉर्मलाइज स्कोर निकालो अपना, जैसे मैंने बताया, अगर वो स्कोर आपका मिनिमम मार्क्स से, प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है उससे 5 नंबर तक ज्यादा है, तो आप सीबीटी 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अंदर भी एक चीज आपको मैं बताता हूँ, अगर आप करना चाहते हैं उसकी सीबीटी 2 की तैयारी, देखो पहली चीज तो कंक्लूजन क्या है कि हर जोन की कट ऑफ बताना, हर ब्रांच की कट ऑफ बताना मुश्किल है, तो आरआरबी जेई की कट ऑफ बताना बहुत मुश्किल है। क्लियर, दूसरी चीज एनालिसिस जो प्रीवियस ईयर का आपको करना है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को अच्छे से देखना है, अगर आपके नॉर्मलाइज मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन के बाद 5 नंबर तक मिनिमम कट ऑफ से ज्यादा जा रहे हैं, तो आप सीबीटी 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। उसके अंदर भी अगर आप बाउंड्री के आसपास ही आ रहे हो, तो आपको 2 चीजें देखनी है, आपको देखना है कि आप टेक्निकल की तैयारी पहले से कर रहे हो या नहीं। अगर कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो नॉन टेक्निकल की तैयारी कर रहे थे और वो सीधा इस एग्जाम को देने आ गए, क्योंकि सीबीटी 1 में नॉन टेक्निकल होता है, वो तो अगर बाउंड्री पर है बिल्कुल तो ना करें तैयारी, अपने नॉन टेक्निकल में ही रहे, क्योंकि एनटीपीसी आ रहा है, ग्रुप डी आ रहा है, एसएससी के भी एग्जाम होते रहते हैं, और अगले साल भी सारे एग्जाम रेलवे के दोबारा होंगे नॉन टेक्निकल वाले। लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी टेक्निकल ही पढ़ रहे थे, जेई जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, गेट की तैयारी कर रहे थे, आईएएस की तैयारी कर रहे थे, वो बच्चे अगर बाउंड्री के आसपास भी हैं तो अपनी प्रिपरेशन टेक्निकल की कंटिन्यू रखें सीबीटी 2 के लिए। क्लियर हुआ कि किसको करनी है और किसको नहीं करनी। आई होप अब सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो इस चीज को लेकर आप मुझे मैसेज मत करना, लेकिन नीचे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं। थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है, 20 मिनट के आसपास वीडियो हो गई है, पर मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर करके अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सीबीटी 2 की जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होगी, जल्दी से जल्दी इसकी वीडियो लेकर आऊंगा, 2 से 3 दिन के अंदर आपको बताऊंगा। आपको कोर्सेज अगर टेक्निकल का लेना है तो वो भी बताऊंगा, कहां से आप परचेस कर सकते हो इजी, मतलब कम पैसों वाला भी और ज्यादा पैसों वाला भी, कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, और सीबीटी 2 की तैयारी के ऊपर आ जाएगी वीडियो 2 से 3 दिन में, मैं कोशिश करूंगा संडे तक मैं लेकर आ जाऊँ। मैं इन्हीं चीजों के ऊपर काम कर रहा हूँ यार, मेरी ट्रेनिंग भी होती है, ट्रेनिंग करके आओ फिर वीडियो के ऊपर काम करो तो बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। टेलीग्राम पे अनलर्निंग पाठशाला सर्च करना, चैनल मिल जाएगा, वहां पे सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, और एक कंपाइलेशन जो है प्रीवियस ईयर की पूरी पीडीएफ बना रखी है, हर जोन की कट ऑफ है, वो आपको वहां मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे मैथ्स बाय रवि सर पे आप मेरे को कोई भी मैसेज करके कुछ भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। ऑलरेडी अभी बहुत सारे मैसेजेस हैं, मैं उनके रिप्लाई कर दूंगा सबके, और आप सबके साथ जुड़ा रहूंगा इसी तरह से। बस आप लोगों का सपोर्ट जरूर चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव कमेंट्स कर देते हैं, एक या दो, मतलब 100 कमेंट्स आ रहे हैं तो 1 या 2 नेगेटिव कमेंट्स भी आ जाते हैं, जो नए चैनल पर आए हैं और उनको कुछ चीज ऐसी लगी अच्छी नहीं तो वो नेगेटिव कमेंट कर देते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे मेरी हर वीडियो को अनलाइक मारते हैं, मतलब हर वीडियो पे मेरे शुरू में अपलोड करने के 1 से 2 घंटे के अंदर ही 5 से 6 अनलाइक आ जाते हैं, मतलब फिक्स बंदे हैं वो जो हर वीडियो को अनलाइक मारते हैं बिना देखे। अब मैं उनको बता दूं कि उनके अनलाइक मारने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे चैनल का जो रेशो है लाइक अनलाइक का वो 98% से ज्यादा है। अगर वो 90% तक भी होता है ना तो भी अच्छा होता है, तो 98% से ज्यादा तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, आप कर सकते हो। बाकी जो लोगों को फायदे का काम, फायदे की चीजें दिखती हैं यार, लाइक करा करो, ताकि वो रेशो मेरा और बढ़े और उन सब चीजों से फर्क ना पड़े, चैनल को एक अच्छी ग्रोथ मिले। ठीक है, बाकी मिलता हूँ आपसे सीबीटी 2 के लिए भी आपसे जुड़ा रहूंगा, अगले साल एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके साथ जुड़ा रहूंगा। बस अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, आपका बड़ा भाई आपके साथ है। धन्यवाद दोस्तों।